जो सहारों की तलाश करते हैं, बैसाखियाँ बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन दिनों जहाँ चारों तरफ देखा जाए वहीं पाबंदियाँ हैं, लॉकडाउन सा हो रखा है, लोगों का जीवन लॉक हो गया है। क्यों कि लोगों की जो सक्रियता है उस पर अंकुश लग गया है, पाबंदियाँ लग गई है। लोग बाग खुद हेजिटेशन के कारण बाहर नहीं निकलते हैं। जिस तरह से मौज मस्ती का आलम बाहर हुआ करता था और इन दिनों बरसात के मौसम में लोग बाग बाहर जाते, पिकनिक करते, पार्टी करते, शादी समारोह अटेंड करते, वो सब लगभग बंद से हो गए हैं। जो सब व्यक्ति को आनंद देता था और जो सब व्यक्ति को परेशान करता था वो सब लगभग बंद हो गया है। लगभग सारे प्रोग्राम बंद हो गए हैं। ऐसे में हम केवल घरों में बंद हैं और घरों में बंद रहकर ही अपने आप को महफूज मानते हैं और वास्तव में महफूज रहने के लिए घरों में बंद रहना भी आवश्यक है। घर अब गुफा बन गए हैं। पर गुफा सबसे याद आया, भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और ऋषि मुनियों ने जब जब तपस्या की, जब जब कोई बड़ी उपलब्धि पाई, जब जब कोई बड़ा आशीर्वाद पाया या जब जब कोई ईश्वर की बड़ी कृपा पाई, तब अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया, अपने आप को गुफाओं में कैद कर लिया। और हमारे पास तो ये मौका अनायास ही आ गया है और इस अनायास मौके को बुलाने के लिए हम इस सिमटे हुए दायरे में यदि अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगा लेते हैं, यदि अपने आप के पुनर्निर्माण में लगा लेते हैं, जो कुछ हम लोग अपने व्यस्तम जिंदगी में नहीं कर पा रहे थे उस सब में लगा लेते हैं, तो यह गुफा भरा जीवन, ये सिमटा हुआ दायरा, ये संकुचित क्षेत्र हम सबको बंधन नहीं लगेंगे, हम सबको परेशान या बोझिल नहीं लगेंगे, बल्कि जब हम इन सब परिस्थितियों से कुछ पाकर निकलेंगे तो अपने आप को वैसा ही पाएंगे जैसे आग में तपकर सोना कुंदन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा, इस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो आइए हम आज से ही इस जीवन को एक नए रूप में ले जाने का प्रयास करते हैं और इन बंदिशों को, अपने आप को चारों तरफ रंगीनियों में बदल देते हैं और अपने व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण में लग जाते हैं, ताकि हमारा भविष्य एक उज्जवल भविष्य बन सके, हमारा व्यक्तित्व एक चमककृत उज्जवल व्यक्तित्व बन सके। तो बिना देरी के अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में उन विशेषताओं को, उन गुणों को, उन लक्षणों को जो ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से एकात्मक है और ना ही पूरी तरह से संघात्मक है। जैसा कि केसी वीयर ने कहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था अर्धसंघात्मक है। तो इस अर्धसंघात्मक की विशेषताओं को ही हम लोग आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं संविधान की उन विशेषताओं को जो संविधान को एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला सामंजस्य बनाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, भारत को कहीं भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसी तरह अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एकक कहा गया है, जिसे प्रचलित भाषा के अंतर्गत राज्यों का संघ भी कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं की यह आकांक्षा थी, यह मंशा थी कि एक ऐसी केंद्र सरकार बने जो भारत की एकता को बनाए रखे और जिसके साथ साथ राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे। इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का दोनों का मिश्रण किया गया और संविधान की शक्तियों को इस प्रकार से विभाजित किया गया जिसमें कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन, कुछ शक्तियां राज्यों के पास में और कुछ मिलीजुली केंद्र और राज्य दोनों के पास रहे। इसलिए भारतीय संविधान में एक बहुत ही अद्भुत संयोग हो गया, बहुत ही फ्यूजन एलिमेंट्स सम्मिलित हो गए, जिनके कारण भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। हम यहाँ अभी जानते हैं ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में एकात्मक है और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो संघात्मक है। उससे भी पूर्व आपको बताना चाहूँगी कि भारत की शासन की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
शासन की समस्त शक्तियों को, समस्त विषयों को इन 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, जिसपे सारा अधिकार केंद्र का होता है, यानी सेंटर इस पर नियंत्रण करता है, और केंद्र यानी संसद के द्वारा इस पर कानून बनाए जाते हैं। सेकंड है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और ऐसे कुछ विषय राज्यों को ही सौंपे गए हैं। और यह है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि एक विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना लिया है तो वह भाग जो दोनों में विवाद उत्पन्न करता है, उस स्थिति में राज्य के द्वारा बनाया गया भाग हटा दिया जाएगा और केंद्र के उस निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी एक विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है तो वहाँ पर केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को प्रमुखता दी जाती है, राज्य द्वारा बनाए गए कानून को नहीं। और इन सब विषयों में जो विषय सम्मिलित नहीं है या कुछ नवीन विषय हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार, कानून निर्माण की शक्ति केंद्र की है। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए भी केंद्र का नियंत्रण भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है। अब हम उन विशेषताओं की बात करते हैं जो यह आइडेंटिफाई करा पाती है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं और कौन कौन सी संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम की शासन व्यवस्थाएं हैं। अब हम संविधान की उन विशेषताओं को पढ़ रहे हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था की और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं की दोनों की मिली जुली व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंतर्गत अपनाई गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहली विशेषता लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। यह संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है जो हमारे संविधान के अंतर्गत अपनाई गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। द्वैत शासन, शासन दोहरा है, केंद्र और राज्यों में 2 प्रकार की सरकारें यानी अलग अलग स्तर पर शासन का संचालन होता है, यानी द्वैत शासन है, शासन दोहरा है। इकाइयों को विलग होने का अधिकार नहीं है और ऐसा अगर होता है तो वह अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास में है। इकाइयाँ यानी प्रांत, राज्य, राज्यों को अलग होने का अधिकार, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। जैसे अमेरिका के सीनेट में प्रत्येक प्रांत से 2 सदस्य वहाँ सीनेट में चुनकर आते हैं, उच्च सदन में चुनकर आते हैं, लेकिन भारत की राज्यसभा में इस प्रकार से राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंट करने का या सेंड करने का, भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये थी प्रमुख संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं जो हमारे संविधान के अंतर्गत थी। अब पढ़ते हैं, आइए एकात्मक शासन की वो विशेषताएं जो हमारे संविधान के अंतर्गत है। इकहरी नागरिकता, कोई भी व्यक्ति वह केवल भारत का ही नागरिक है। अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है कि वह वहाँ के प्रांत का नागरिक भी है और वह अमेरिका का नागरिक भी है, इस तरह से नहीं है। यानी कोई व्यक्ति राजस्थान का नागरिक भी है और भारत का नागरिक भी, ऐसा नहीं है। अपितु नागरिकता इकहरी है, वह भारतीय है, भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेवाओं का संचालन और उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से यह भी एकता के सूत्र में या एकात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, संसद के पास राज्य पुनर्गठन की शक्ति है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टाइम अभी जस्ट किया गया है। यानी कहने का मतलब संसद के पास में राज्यों को बिना अनुमति के, राज्यों के बिना बहुमत के ही संसद के पास में राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल केंद्र के एजेंट की भूमिका के रूप में राज्यों में कार्य करते हैं। तो यह भी एकात्मकता की ओर एक कदम आगे की तरफ बढ़ाता है शासन व्यवस्था को। राष्ट्रपति शासन या जिसे आपातकाल के अंतर्गत भी व्यवस्था है, आर्टिकल 352, 356 या 360 के तहत यदि आपातकाल लगाया जाता है
तो उस समय भी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तात्पर्य हुआ कि संसद के पास में समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं। तो यह भी एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता हमारे संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता और नीति आयोग। केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान राशि पर राज्य की अधिकांश योजनाएं निर्भर करती हैं और वह तभी संभव हो पाता है जब केंद्र आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है, अनुदान मुहैया करवाता है। तो राज्य निर्भर है केंद्र पर। और नीति आयोग संपूर्ण देश के लिए नीतियां बनाता है और उन नीतियों के अनुसार सब प्लान होता है और उनके अनुसार बजट का आवंटन होता है, तभी कोई भी राज्य विकास संबंधी या अन्य किसी प्रकार की प्लानिंग कर पाता है, योजना का प्रारूपण कर पाता है। इस तरह से ये विशेषताएं एकात्मक शासन व्यवस्था की और ये संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो ये हमें देखकर प्रतीत हो रहा है कि भारत में बहुत ही अद्भुत संयोजन किया गया है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को, लेकिन इसका झुकाव संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर अधिक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट बिंदु की ओर, स्वतंत्र न्यायपालिका। कार्यों का निष्पादन करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीश स्वतंत्र रहकर बिना किसी दबाव से अपने कार्यों का संपादन कर सके, इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी तय की जाती है। पहला है, फर्स्ट है इसके अंतर्गत नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकंड है महाभियोग या न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहा जाता है, वह संसद के द्वारा लाया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है, इसलिए न्यायाधीशों को अपने पद से जाने का या पद खोने का कोई भय नहीं होता, तो निष्पक्ष रहकर अपना कार्य संपादन करने में सक्षम होते हैं। न्यायाधीशों के वेतन में किसी प्रकार की पद प्राप्त करने पर कटौती नहीं की जा सकती, यानी उन्हें पदारूढ़ होने के पश्चात उनके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती और उनको दिया जाने वाला वेतन और मानदेय सम्माननीय होता है। इसके कारण और संसद को उसमें छेड़छाड़ करने की भी कोई शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति होती है जिसके आधार पर न्यायालय कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक जांच करता है। वे संविधान के अनुरूप न होने पर उन्हें अवैध घोषित करने की शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो इस शक्ति के द्वारा भी यह संसद पर नियंत्रण रखती है और संविधान की रक्षा कर पाती है। नेक्स्ट है लेख जारी करने की शक्ति। इस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका को लेख जारी करने की शक्ति होती है। ये लेख हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण लेख। ये लेख जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अतः इस प्रकार से ये सभी व्यवस्थाएं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए की गई हैं। इन सभी लेखों को हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोगों की इसकी विशेषता के तहत पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम लोगों को इतना ही लिखना है। इस तरह से बच्चों ये हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं पढ़ी और हम आगे वीडियोस में इनको आगे पढ़ते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।